एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, सेकंड क्लास की एक छात्रा बड़ा ख्वाब देख रही होती है। भिंड जिले के महगांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्रा अपने सपने को साकार करने का इतना जुनून पाले हुई थी कि खूंटी पे टंगी दादा की वर्दी को निहारती रहती, तो कभी गांव से गश्त कर निकल रहा पुलिस के वाहन को तब तक एक टक लगाए देखती रहती जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाती। और ये सपना उन्होंने युवावस्था में पहुंचते ही हासिल भी कर लिया। तो जुनून यदि हो आपके पास तो सपने साकार हो जाते हैं। ऐसी लेडी अफसर 2019 बैच की आईपीएस अफसर से हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं। मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं सत्ता का सारथी। और आज सारथी हैं हमारे साथ 2019 बैच की आईपीएस अफसर प्रियंका शुक्ला। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद ब्रजेश जी। शुरुआत तो वैसे हम बचपन से करते हैं, लेकिन आपकी दिलचस्प कहानी है बचपन की। एक सपना आपने बचपन में देखा था, वो पूरा हो गया। अगला सपना क्या है? अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है कि जो सेवा मैंने प्राप्त की है इंडियन पुलिस सर्विस में, जो स्थान प्राप्त किया है उसको मैं बखूबी पूरा करूं। क्योंकि सपना ये नहीं था कि आईपीएस बनना है, सपना हमेशा ये इंक्लूड करता था कि आईपीएस बनने के बाद क्या करना है, कितने अच्छे से अपनी जो भी टास्क्स रहते हैं उनको करना है, किस तरह से जो लीडरशिप की पोजीशन हमें प्राप्त होती है इस जॉब में उसको जस्टिफाई करना है। तो सपना मात्र एक ओहदे को प्राप्त करने का नहीं था, उस ओहदे को आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, उस ओहदे पर रहने को, वो हमेशा से था। तो मुझे लगता है निरंतर उसको अचीव करना रहेगा। आपने सपना देखा, सेकंड क्लास में थी, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, गांव था, छोटा सा कस्बा था। पहली बार कब ख्याल आया आपको? वर्दी के प्रति लगाव कैसे आया? क्या कौन सा वो घटनाक्रम था जिसने आपको प्रभावित किया कि मैं वर्दी धारण करूंगी एक दिन? जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मैं चूँकि भिंड ज़िले से हूँ तो वहाँ पर लगभग हर बच्चे की ख्वाहिश रहती कि वो यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाए। वहाँ पर चूँकि सर्वाधिक सेना में भी जाते हैं वहाँ पे। हाँ, तो चूँकि दस्यु समस्या वहाँ पर रही है, तो इस वजह से जो भी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, चाहे आर्म्ड सर्विसेज हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, उसमें जो वहाँ के बच्चे होते हैं उनका एक अलग रुझान उसमें रहता है। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है जो मुझे इसमें मिला था मोमेंटम, वो मेरे दादाजी चूँकि आईपीएस में रहे हैं, तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली थी कि मैं भी एडीजी से रिटायर्ड हुए हैं। हाँ जी, श्याम वो स्वरूप शुक्ला जी। जी 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 हाँ। तो मेरे दादाजी भी एडिशनल डीजीपी से रिटायर हुए थे, तो उनको देख करके ये सपना और सुदृढ़ हुआ कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है भविष्य में। उसको देख करके ही हुआ था। आपका एक और दिलचस्प किस्सा है कि आपसे भी प्रभावित होकर आपकी छोटी बहन आईपीएस बन गई जो पत्रकारिता में जाना चाहती थी। तो आप दादाजी से प्रभावित हुई और वो कैसे आपसे प्रभावित हो गई? हाँ, जैसे कि मेरा जो बचपन से ही क्लियर था कि आईपीएस में आना है, मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं था। उसका लगभग कॉलेज के बाद भी उसका जर्नलिज्म में रुझान था। एक नामी इंग्लिश डेली के लिए उसने कार्य भी किया लगभग 1 सवा साल तक। लेकिन जब उसने मुझे प्रिपरेशन करते हुए देखा, तो वो दिल्ली आई थी किसी काम से, और उसने मुझे और मेरे साथियों के साथ जब प्रिपरेशन करते हुए देखा तो उसका थोड़ा रुझान प्रिपरेशन की तरफ हुआ। जब उसने प्रॉपर अपना मन बनाया और अपनी प्रिपरेशन शुरू की, तो लगभग मैं इंटरव्यू के स्टेज पर थी, तब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। तो मुझे लगता है कि उसे हेल्प मिली और उसे प्रेरणा भी मिली, और उसने भी सफलतापूर्वक जो है रैंक अच्छी हासिल की एग्ज़ाम में। आपको चौथे प्रयास में सफलता मिली, 3 प्रयास आपके नाकाम रहे। तब आपके मन में ऐसा आया कि क्या करूं, या कोई डिप्रेशन में गए? तब किसने आपको संबल दिया और कैसे आपको सफलता मिली? और 3 प्रयास में कहाँ चूक हो गई थी जिसकी वजह से आप रह गई थी? इसमें चूँकि मैंने पहले ही प्रयास मैंने कॉलेज से निकल के और एक कोचिंग मैंने दिल्ली में की थी। उसके बाद मैंने जो है अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। उसमें मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिए जो फ़्लो होना चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, वो मुझे नहीं थी। उस समय पर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं जानती थी जिसने कभी प्रीलिम्स क्लियर किया हो। मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। जो भी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो प्रयास करे कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो उनसे वो समझे कि किस तरह से उनसे गाइडेंस ले कि किस तरह से प्रीलिम्स में अपना माइंडसेट होना चाहिए, क्या अपनी तैयारी का स्तर होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में जो बुक लिस्ट होती है, जिन बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए, वो भी क्लियर नहीं था मुझे।
जिस लेवल से हमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगानी होती हैं वो भी क्लियर नहीं था। फिर सेकेंड अटैम्प्ट में भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसमें भी यही सारी कमियां रही थी। थर्ड अटैम्प्ट में मुझे ऐसे कुछ लोग मिले थे जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ था, मेंस क्वालिफाई किया हुआ था। तो और चूंकि 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था पूर्व में, तो मैंने काफ़ी मेहनत करके उस टाइम पे क्लियर स्ट्रैटेजी, जैसा कि मतलब फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि मेरी नहीं थी। अब आज के डेट में तो कई सारे यूट्यूब पर टॉपर स्टॉक आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन उस समय पर इतना कल्चर टॉपर स्टॉक का यूट्यूब पर अवेलेबल होने का नहीं रहता था। तो मुझे लगता है कि फिर मैंने टॉपर स्टॉक देखे और समझा कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, उसको देख कर के अपनी एक स्ट्रैटेजी को डिफ़ाइन किया। जब क्लैरिटी रहती है आपको तो आई थिंक थिंग्स वर्क। तो फिर थर्ड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हुआ, बट मेरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल था उसमें इतने अच्छे मार्क्स फिर नहीं आए थे। लेकिन फोर्थ अटैम्प्ट में फाइनली ज्योग्राफी ऑप्शनल पे भी मैंने काम किया और उससे फाइनली जो है सफलता मिली। अब जहाँ तक कि डिप्रेशन की बात है, तो थर्ड अटैम्प्ट में जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था, लेकिन ज्योग्राफी में मैं उतना प्रिपेयर्ड महसूस नहीं कर रही थी और थी भी नहीं प्रिपेयर्ड, तो उसको लेकर के थोड़ा सा मुझे मैंने प्रीलिम्स के बाद हमारे पास लगभग 2.5-3 महीने का समय रहता है मेंस के लिए, लेकिन इसमें मैंने पहले ही हफ्ते में हार मान ली थी अपने ज्योग्राफी के प्रिपरेशन को लेवल को देखते हुए कि शायद नहीं हो पाएगा। आई थिंक वो एक गलती रही थी। फोर्थ अटैम्प्ट में भी मेरा यही लेवल ऑफ प्रिपरेशन था, लेकिन जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो समय रहता है उसमें मैंने अच्छे से फिर तैयारी की थी, ऑप्शनल की भी। तो आई थिंक थर्ड अटैम्प्ट में ये गलती रही कि मैंने प्रीलिम्स के 1 हफ्ते बाद ही हार मान ली, जबकि इस एग्ज़ाम में और इन जनरल किसी भी चीज़ में हमें जब तक आप फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँचते आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो फोर्थ अटैम्प्ट में इस तरह से फिर क्लियर हुआ। इसमें मुझे लगता है कि इसमें मोटिवेशन के लिए कई सारे ऐसे टीचर्स थे, कई हम जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह अटैम्प्ट करते थे दिल्ली में, तो प्रोत्साहन मुझे काफ़ी मिला। मतलब मेरे आंसर्स को भी पूरी क्लास में अप्रिशिएट किया जाता था, बताया जाता था कि एकदम टॉपर्स जैसे आंसर्स हैं। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि मतलब मैं भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ लगातार पिछली 3 असफलताओं के बावजूद भी। तो वो एक बहुत अच्छा डिफाइनिंग मोमेंट था। तो एक परीक्षा आपको सफल वो भी दी गई, आपको सबक भी, कि हमेशा हार बीच में नहीं माननी चाहिए। हमेशा इंटरव्यू में कोई इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं, आपसे भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ था क्या जो दिलचस्प हो बड़ा? मेरे इंटरव्यू के ज़्यादातर सवाल तो प्रेडिक्टेड लाइंस पर ही थे। यूजुअली जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो आप जहाँ से आते हैं और जो आपका ग्रेजुएशन रहता है उससे रिलेटेड रहते हैं, लगभग प्रेडिक्टेड लाइंस पे था। लेकिन चूँकि भिंड से होने के नाते वहाँ पर दस्यु समस्या के बारे में भी और जो जेंडर का रेशियो भिंड का जिसको बोला जाता है उसके बारे में भी कुछ प्रश्न मेरे इंटरव्यू में थे। अच्छा, भिंड के बारे में 2 समस्याओं के आपने जिक्र किया, लड़कियों से भेदभाव भी बहुत होता है वहाँ पे, कभी आपके साथ ऐसा लाइफ में हुआ? अब मुझे लगता है कि मेरे फादर जो हैं इतनी वो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं कि मुझे इस तरह की कभी फील, मुझे या मेरी बहन को इस तरह की कभी कोई भी फील नहीं आई थी। उनका हमेशा ये रहता था कि हम लोग 3 भाई बहन हैं, एक बड़ा भाई है और हम 2 बहनें हैं। उनका हमेशा, बड़े भाई आपके हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, वो एक एडवोकेट है। तो उनका हमेशा फोकस रहता था कि सबकी पढ़ाई अच्छे से हो। एक समय पर जब वो महगाँव से ग्वालियर मूव करना चाह रहे थे हम लोग की आगे की पढ़ाई के लिए, तो कुछ लोगों के द्वारा उनको सजेशन भी दिया गया कि बेटे को हॉस्टल में ग्वालियर में शिफ्ट कर सकते हैं और लड़कियां यहीं पे पढ़ लेंगी। लेकिन उनने फिर ये डिसीज़न लिया कि पढ़ेंगे तो तीनों साथ में पढ़ेंगे और अदरवाइज़ फिर कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो उनके वजह से मुझे लगता है कभी भी ये भेदभाव जैसी चीज़ तो हमें कभी भी फील, लेकिन आसपास के माहौल में तो वो आपको महसूस हुआ होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में? मुझे लगता है कि मेरी फैमिली प्रोग्रेसिव है काफ़ी समय से। मतलब हम 1-2 जनरेशन ऊपर भी जाएं तो मेरे फादर की जो बुआ हैं, मतलब मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तो उनका भी लड़कियों की भी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। जो मेरे फादर की बुआ हैं उन्होंने भी एमए किया हुआ है, मेरी खुद की बुआ भी अच्छे शिक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्रेसिव सोच है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से आई है, जो कि पूरी फैमिली में है। तो मुझे लगता है इस तरह का मुझे कभी नहीं मिला कि आमतौर पर माना जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, हिंदी मीडियम वाले सफल नहीं हो पाते। आप भी उसी क्लास से आई हैं, तो आपको कुछ ऐसी अड़चन आई क्या इस वजह से कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, हिंदी मीडियम वाली थी, तो आपको कुछ दिक्कतें आई हो? मेरा मीडियम तो हिंदी ही था, लेकिन मेरे फादर का थोड़ा फोकस इंग्लिश पे रहता था। वो सोचते थे कि कहीं अलग से शिक्षक को
लेकर के वो हमारी इंग्लिश पे वर्क करें। तो वो वाला प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आया। इंग्लिश में हम लोग की अच्छे से जो है इनिशियल टीचिंग पापा के फोकस की वजह से हो गई थी। और चूँकि मैंने 9th to 12th केंद्रीय विद्यालय से किया हुआ है, और जो बेसिक स्कूलिंग थी 6 क्लास तक की वो महगाँव से थी, जिसमें मुझे याद है कि जो स्कूल थे टीन सेट वाले स्कूल होते थे, तो कभी ऐसा प्रॉपर छत वाला भी स्कूल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स मैटर करती है। हमारे जो ट्यूशन टीचर होते थे या फिर जो स्कूल में भी हमें पढ़ाते थे वो साइकिल से आते थे हमें पढ़ाने, बट वो किसी भी मामले में मुझे नहीं लगता कि किसी कॉन्वेंट स्कूल के टीचर से कम थे। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के मामले में मेरे फादर का फोकस, और सरकारी स्कूल के बच्चे भी बहुत आगे जाते हैं। जैसे मेरे कई सारे बैचमेट्स हैं जो नवोदय स्कूल से पढ़े हुए हैं, और केंद्रीय विद्यालय के भी कई सारे बच्चे आगे बहुत सक्सेसफुल होते हैं। चयन के बाद सबसे पहले ये खुशी किसके साथ आपने शेयर की, और क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको पता चला कि आप तो यूपीएससी में सिलेक्ट हो गई हैं? मेरा रिज़ल्ट 5 अप्रैल 2019 को आया था, लगभग रात के 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो मैं उस टाइम पे घर पर ही थी, ग्वालियर में घर पर ही थी। मम्मी थी वहाँ पर, भाई बहन थे, और पापा महगाँव में ही थे। तो जब रिज़ल्ट की लिस्ट आई तो सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बताया, और फिर पापा को फ़ोन पर बताया। तो लगभग वो काफ़ी भावुक हो गए थे, तो थोड़ा भावुक क्षण था। और उसके बाद जो पूरी रात थी वो लगभग दीपावली की तरह त्यौहार जैसी रही। सबके रिश्तेदारों के फ़ोन आते रहे रात भर, और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था वो। एक चयन के बाद आती है ट्रेनिंग का पीरियड, जिसमें कठिन ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद एक रात में टास्क दिया जाता है। आपको कौन सा टास्क दिया था और कितनी देर में आपने कंप्लीट किया था? रात भर लग गया था? एनपीए की ट्रेनिंग टफ़ तो होती है, साथ ही साथ वो हमें नाइट ड्रिल्स भी कराते हैं। जैसा कि आपने कहा, आप आराम से 9 बजे जा कर के 10 बजे जाके सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे तो फॉल इन होना ही है। लेकिन 12 बजे उस्ताद आके जो है सीटी बजा बजा के, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपको जगा दिया जाता है। फिर कुछ एक ट्रेजर हंट जैसा टास्क आपको दिया जाता है, और उसमें फिर अलग अलग एक लेवल आप आगे बढ़ते हैं तो अगले का लीड मिलता है। पूरे स्क्वाड के साथ रहता है वो, तो वो एक अच्छा टीम वर्क, और किस तरह से आपको अचानक से नींद में टास्क पे लगा दिया जाए। उसमें कई सारी हमारी 1 मिनट ड्रिल्स भी रहती हैं, चूँकि यूनिफॉर्म कई प्रकार की होती हैं। कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म होती है, ड्रिल वाली हमारी यूनिफॉर्म होती है, वर्किंग यूनिफॉर्म होती है, सेरेमोनियल। तो उसमें 1 मिनट ड्रिल आपको सिखाते हैं कि आप कैसे 1 मिनट में पूरी यूनिफॉर्म तैयार होके आ जाएंगे। तो ये भी उसमें रहता है। मुझे लगता है इसका प्रैक्टिकल फील्ड में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपको अचानक से रात में फ़ोन बजेगा कि कोई घटना हो गई है, और आप पहुंचेंगे वहाँ पे। फिर आप जो भी डिटेक्शन के लिए करना है उसमें आप रात भर, कई बार ऐसा हुआ है अनगिनत बार कि आप रात भर उसमें लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। तो मुझे लगता है इसकी एक सिखलाई देने के लिए एकेडमी में इस तरह के जो है ड्रिल्स कराई जाती हैं। तो अब क्या फ़ोन तकिए के नीचे रख के सोना पड़ता है कि कब बज जाए? बिल्कुल, फ़ोन हमेशा बगल में ही रहता है, और वो कभी भी बज सकता है कि क्या घटना हो गई, और आपको जो है रेडी होके पहुंचना है। जब भी इस स्तर की घटना है कि आपका पहुंचना ज़रूरी है, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना होता है, जो कि एकेडमी में सिखाया जाता है। आपने वर्दी को दूर से देखा था, अब आप उसका हिस्सा हैं, और कहा जाता है कि महिलाओं के लिए ये सिस्टम मुफीद नहीं है। आप कैसा महसूस करती हैं इस सिस्टम में आने के बाद? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के सवाल मैंने अपने सीनियर लेडी ऑफिसर्स से भी कई सारे इंटरव्यू में पूछते हुए देखा है। मैंने किसी का भी जवाब आज तक ये नहीं सुना कि उनको जो है कुछ प्रॉब्लम हुई सिस्टम में। सिस्टम मुझे लगता है कि काफ़ी फेवरेबल है विमेन ऑफिसर्स के लिए, और मुझे इट्स बीन 5 इयर्स ट्रेनिंग में ला करके और ये फील्ड सर्विस को मिला करके मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पुलिस सर्विस जो है महिलाओं के लिए कुछ अलग है और पुरुषों के लिए कुछ अलग है। मुझे लगता है बिल्कुल समान है सर्विस, और समान तरह के काम हम लोग करते हैं इस यूनिफॉर्म में। तो कभी आपसे किसी ने ये नहीं कहा कि आप महिला हैं, आप रहने दीजिए, ये काम ये जेंट्स कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपके जो कनिष्ठ महिला कर्मचारी होती हैं, उनके साथ कुछ व्यवहार आपको ऐसा लगता है कि वो उनकी तकलीफ़ें अलग होती हैं, जो कभी आपने उनसे शेयर की या उनसे चर्चा की कि कौन सी प्रॉब्लम आती है जो दूर की जा सके? क्योंकि उस तबके में हमने देखा है 33% आरक्षण देने के बाद भी वो पोस्ट भरी नहीं जाती हैं। ये कई बार होता है अधिकारी लेवल पे, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो हमें मिलती हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे आरक्षक को, महिला आरक्षक को नहीं मिलती हैं। ये भी एक सही बात है। तो इसके लिए हमारा ख़ास ख्याल रहता है कि जो हमारे लेडी कांस्टेबल्स हैं वो अच्छे से जो है परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए उनकी जो समस्याएं रहती हैं, सबसे ज़्यादा यूजुअली
जो है वॉशरूम्स की समस्या जो है सबसे रहती है, तो उसमें पुलिस मुख्यालय स्तर से ही निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आया है। अब थानों की जो बनावट है, जो उनके डिज़ाइन स्ट्रक्चर हैं, वो बनाए जा रहे हैं कि वो महिला आरक्षकों के लिए और हमारे महिला स्टाफ के लिए भी कन्वीनियंट रहें। वैसे तो इस डिपार्टमेंट में महिला पुरुष में भेदभाव नहीं होता, यहाँ तक कि महिला अफसरों को भी सर कहकर संबोधित किया जाता है। कभी अटपटा लगा? पहले ऐसे किसी ने संबोधित किया था क्या? हाँ, ऐसा ये मुझे अटपटा लगा था जब हम पहली बार मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी, जब हम लोग ट्रेनिंग के बाद नेशनल पुलिस एकेडमी से आते हैं, तो लगभग 1.25 महीने का हमारा ट्रेनिंग स्टेट पुलिस एकेडमीज़ में होता है। तो मैं मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी में थी। सुबह 5 बजे कोई चाय लेके आए मेरे रूम पर, तो मैंने दरवाज़ा खोला। ऑब्वियसली मैं अकेली रुकी थी रूम में। मैंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने जय हिंद सर बोला, तो एक मिनट को मैंने पीछे देखा कि ये किनको सर बोल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा अलग होता है, बट धीरे धीरे आदत हो जाती है उस चीज़ की, और निश्चित ही उससे समानता का भाव भी रहता है। पहला केस कौन सा था आपका? एक ब्लाइंड मर्डर केस था। जब मैं जबलपुर में मेरी जो है डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, तो उसमें मैं विजयनगर थाना प्रभारी के रूप में थी लगभग 3 महीने। तो उसमें एक ब्लाइंड मर्डर केस था। एक 16 साल का लड़का था और उसका जो है मर्डर हो गया था। अगले दिन जब हमें बॉडी मिली, उसका चेहरा ही नहीं समझ आ रहा था, मतलब तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि कितनी पुरानी बॉडी है या फिर क्या है। तो उसमें अच्छे से हमने मेहनत की, 7 दिनों में वो डिटेक्ट भी हुआ, उसमें कुछ कारण भी आए। तो वो एक केस था जिसमें पूरी टीम ने लग करके, फिर आगे तो इस तरह के कई सारे केसेस आए। महिलाएं भावुक होती हैं, कभी ऐसा कोई केस आया कि आपको भावुक कर गया हो? अब भावुक तो सभी होते हैं। एक केस था, ऐसे तो कई केसेस होते हैं, थोड़ा बहुत आपको हर केस में लगता है क्राइम से रिलेटेड, लेकिन एक केस था जो एकदम झकझोर दिया था कि एक एक्सीडेंट हुआ था। एक हाईवे वहाँ पर बाईपास पर, जबलपुर में लम्हेटा बाईपास है, थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन वो रहता है। वहाँ पर एक व्यक्ति शराब के नशे में मोटरसाइकिल चला रहा था और उसकी भाभी उसके पीछे बैठी हुई थी। तो एक हैवी, ये हाईवा जिसको बोलते हैं, हैवी व्हीकल ये आया, तो उसके टायर के नीचे ये लोग आ गए। तो जो व्यक्ति चला रहा था वो तो बच गया था, लेकिन जो महिला थी वो उसके नीचे आ गई थी। जब उनकी बॉडी उठाई गई तो एक फीटस भी उसमें था। तो जो फीटस था छोटे से बच्चे का, उसको देख करके, मतलब मैं ही नहीं, जो हमारा पूरा स्टाफ है उस थाने का, जो कि इतने सालों से इस तरीके के केसेस देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे उससे। लाइफ पार्टनर का चेंज कैसे हुआ? हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, सिलेक्शन हुआ, तो कई इस तरह के टॉक्स वगैरह में हम लोग जाते हैं। तो उसमें ही मुझे मेरे वुड बी हस्बैंड मिले, और ये फरवरी 2023 में फिर हम लोग का विवाह हो गया था। घर वालों को कैसे राज़ी किया? आपने बताया कि इनसे मैरिज करना है मुझे। हाँ, मैंने बताया था पेरेंट्स को, तो वो भी तैयार थे फिर। तो घर वालों की जो है रजामंदी से हम लोग का फिर विवाह हुआ था। क्या चीज़ें उनकी पसंद है? आए आपको खासियतें क्या हैं ऐसी? काफ़ी सिंपल हैं, और एक होता है कि सादा जीवन मुझे भी पसंद है, उनकी भी पसंद है। बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं है तो आई थिंक ये चीज़ें हम लोगों में सिमिलर हैं। और उनको भी ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे भी ट्रैवलिंग पसंद है। तो आई थिंक ये चीज़ें थी। आपकी नौकरी तो 24 घंटे की है, इसको लेके कैसे एडजस्ट करती हैं आप? अब वो भी चूँकि IRTS ऑफिसर हैं, तो IRTS में जो ऑपरेटिंग वाला विंग रहता है वो लगभग पुलिस जैसा ही रहता है। तो रेलवे में है? हाँ, रेलवेज़ में है, तो वो भी लगभग 24 घंटे की उनकी हो जाती है नौकरी। तो वो भी ऐसा ही रहता है कि एक फ़ोन आया, उनको भी भागना है। एक समय पे ऐसा हो रहा था कि मैं घर पहुंच रही थी, वो निकल रहे थे, वो वो पहुंच रहे थे, मैं निकल रही थी। तो लगभग ये होता रहता है, बट हम लोग समझते हैं एक दूसरे की नौकरी लगभग सिमिलर है। तो क्या बोलेंगे कि समझ, एक दूसरे को लेकर के समझ काफ़ी ज़्यादा है। कोई लाइफ का बी प्लान लेकर आप चलती थी कि यदि सिविल सर्विस में चयन नहीं हुआ तो मैं ये करूँगी? मैंने कोई भी बी प्लान नहीं लिया था। मैंने सोचा था कि अगर नहीं होगा तब देखेंगे, तब देखी जाएगी। तो मैंने इस तरह से कोई भी प्लान भी नहीं रखा हुआ था। घर में सबसे करीब किसके हैं? मेरी बहन छोटी है मुझसे, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा करीब उसी के हूँ। तो जो एक एरोगेंट आ जाता है पुलिस महकमे में, ये वर्दी का रौब होता है, रुतबा होता है, उसको कैसे चेक करती हैं आप, क्या आपके अंदर ना आए?
अब मेरे अंदर खैर बचपन से ही कभी ऐसा कुछ रहा नहीं है कि कोई ईगो हो या फिर किसी प्रकार का वो हो। और ट्रेनिंग में हम लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। नेशनल पुलिस एकेडमी की कभी आप ट्रेनिंग देखेंगे तो ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। अब वो व्यक्ति टू पर्सन डिपेंड करता है यदि कोई उस एरोगेंस में आते हैं तो। अदरवाइज़ हमारी मतलब मेरी खुद की जो सिखलाई है बचपन से परिजनों के ही आप में गुण दुर्गुण जो भी हैं वो आते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार में भी किसी में इस तरह की चीज़ नहीं है। बाकी एकेडमी भी आपको और अधिकारी के रूप में जो है जब वो आपका निर्माण कर रहे होते हैं तो उनका भी प्रयास रहता है कि हमारे अंदर कभी कोई भी ईगो ना आए। और बाकी हम लोग की ट्रेनिंग तो पूरी धूल मिट्टी में ही होती है, तो कोई भी इस प्रकार का मुझे लगता है कि ट्रेनिंग से भी किसी में अगर कुछ इस तरह के ईगो या फिर वो है तो वो भी छट जाते हैं। यदि मैं प्रियंका जी से कहूँ कि 3 शब्दों में अपने बारे में बताइए, चौथा नहीं कहिएगा, तो क्या कहेंगी? आई थिंक कहना नहीं कि जो मैं अभी हूँ ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरा मतलब इंटेंशन रहेगा हमेशा, जो इंक्लिनेशन रहेगा होने का, शांत, गंभीर और धैर्यपूर्ण, ये रहेगा। पुलिस की नौकरी में फिटनेस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आप ऐसा क्या करती हैं कि फिट रहें? स्विमिंग करती हैं, जिम जाती हैं, योगा करती हैं? क्योंकि हम लोग की जॉब हमेशा एक सी नहीं चलती है, तो फिर जिस समय जो मुनासिब होता है मैं उस तरह की एक्टिविटीज़ करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप बाहर, चूँकि आप सुबह पुलिस में बहुत सुबह जल्दी भी जगने का रूटीन नहीं रख सकते क्योंकि रात में जल्दी सोना उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो चूँकि गर्मियों के दिनों में मैं जिम प्रेफर करती हूँ। सर्दियों के दिनों में आप जबकि 8-9 बजे भी रनिंग कर सकते हैं, तो फिर उस टाइम पे मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि शहर में जो भी मैराथन या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। फिल्मों का शौक़ है? फिल्में देख लेती हूँ, मतलब जितनी देखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं। किसी लेडी अफसर से प्रभावित हैं? किसी फिल्म के पात्र से प्रभावित हैं कि मैं भी ऐसी अफसर बनना चाहती हूँ? अब आई थिंक कि हर मूवी में दोनों तरीके के एस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं, तो आई थिंक कि ऐसा कोई मूवी का पात्र तो नहीं है क्योंकि उसमें दोनों तरीके के एस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं हमेशा। और एक तरह से वो पुलिस की नेगेटिव छवि ज़्यादा दिखाता है। हाँ। और कभी आउट ऑफ द जो कानून के आगे जाकर भी कई बार, जैसे गंगा जल पिक्चर है या इस तरह की हैं, वो देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो नियम कानून है उसके परे जाकर के कोशिश कर रहे हैं कि जो न्याय मिले, लेकिन वो मुझे लगता है कि सही न्याय नहीं है। तो इसीलिए मुझे मतलब ऐसा कोई पात्र बताने में अभी तो असमर्थ हूँ। जो नया यूथ सिविल सर्विस में आना चाहता है, जो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, या जो असफल हो जाता है तो 1-2 अटेम्प्ट के बाद ही वो पूरी तरह से हताश हो जाता है, ऐसे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? और सफलता का कोई मूल मंत्र है? मुझे लगता है कि आपकी एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जब मैं पहले अटेम्प्ट में फ़ेल हुई, पहला अटेम्प्ट चूँकि इतना मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम को लेके अवेयरनेस भी नहीं थी। सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं फ़ेल हुई उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमेशा करनी चाहिए। यूजुअली आप खुद को फेल्ड कब महसूस करते हैं? जब आप अपना पूरा प्रयास कर लें उसके बाद भी सफलता ना मिले। लेकिन मैंने हमेशा देखा कि मान लीजिए थर्ड अटेम्प्ट में भी जब मेरा मेंस नहीं निकला तो कारण ये नहीं था कि मेरी कुछ कमी है या वो है, कारण ये था कि मैंने ज्योग्राफी की उतनी तैयारी की ही नहीं थी। आपने जो पढ़ाई नहीं है, मतलब आप अगर 100 नंबर का पेपर है, आप अगर 40 नंबर का ही पढ़ के जा रहे हैं तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके 90 नंबर आएंगे? तो मुझे लगता है अगर 40 पढ़ के आपके 35 भी आ रहे हैं तो आप ठीक हैं। तो मुझे लगता है एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करनी चाहिए। आप कोशिश करें कि जो भी सिलेबस है पूरा पढ़ें। सिर्फ आधे पढ़े हुए पे यदि आप फेल हो रहे हैं तो उसको ये ना समझे कि आप में कमी है। तो क्या पहली बार आपको लगा कि यूं ही जाएंगे और यूपीएससी क्रैक कर देंगे? अब लगा तो मुझे ऐसा ही था, बट ऐसा हुआ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रियंका जी। तो ये थी प्रियंका शुक्ला। उन्होंने कहा कि किस तरह से आप मेहनत करें, हताश ना हों और एक जुनून के साथ काम करेंगे। यदि बचपन में आप सपना देखेंगे तो निश्चित तौर पर उसके प्रति लगन होगी तो वो हासिल कर लेंगे। अगली बार सत्ता के सारथी में ऐसी किसी हस्ती से फिर मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।